Hello everyone. So, welcome to the next lecture of BSA for your बिहार APO एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। दो टॉपिक्स हैं बट बोथ ऑफ देम आर बेसिकली रिगार्डिंग द सेम चैप्टर ऑफ BSA एंड दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस एंड द वैलिडिटी और एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये आज की क्लास का हमारा एजेंडा होने वाला है कि हम आज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है एंड व्हाट आर द चेंजेस जो इंडियन एविडेंस एक्ट से बीएसए में हुए हैं। एंड इसके बाद हम एडमिसिबिलिटी दैट व्हाट आर द कंडीशंस कि किन कंडीशंस के फुलफिलमेंट पे the electronic evidence would be relevant, would be admissible. So ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको प्रोविजंस बताऊंगी, प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन हम डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन पे जहां जहां केस लॉज, इवन दो यहां पे इस टॉपिक में लास्ट टॉपिक जैसे बहुत सारे केस लॉज नहीं होते हैं बट जहां जहां केस लॉज हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कंडीशंस दैट इज कि कब कब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में भी कब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल होगा। सो दोनों की अगर बात करें तो दोनों में बेसिकली एक ओवरव्यू अगर देखें हम तो अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस पढ़ रहे हैं इट इज बेस्ड अपॉन द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। ये बेस्ट एविडेंस रूल के अंडर पढ़ा जाता है, दैट इज प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। अब जैसे हम प्रोविजंस पढ़ेंगे तो क्या बोला गया है कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को प्रूव करना है तो प्राइमरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकता है, सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर बेस्ट एविडेंस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी में से द प्राइमरी एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट एंड thus द प्राइमरी एविडेंस वुड बी एडमिसिबल जनरली। और प्राइमरी एविडेंस को बेस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि अभी जब हम प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन देखेंगे, प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और द ओरिजिनल, और सेकेंडरी एविडेंस का मतलब होता है अ काइंड ऑफ कॉपी। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको प्रूव करना है तो बेस्ट क्या होगा, मोस्ट ऑथेंटिक क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है दैट इज बेस्ट, दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहां पे हो सकता है प्राइमरी एविडेंस देना मे नॉट बी प्रैक्टिकल, मे नॉट बी पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस से भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। बट सेकेंडरी एविडेंस अभी हम देखेंगे कि सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में एडमिसिबल होगा जहां पे प्राइमरी एविडेंस नहीं है एंड द रूल्स कि कब कब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा दैट आर ऑल्सो गिवन अंडर द बीएसए। लेकिन अगर दोनों में से देखा जाए तो बेस्ट इज प्राइमरी एविडेंस। सो दैट इज बेसिकली द ओवरव्यू और यही अब हम पढ़ेंगे अंडर द प्रोविजंस। सी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कंटेंट्स को प्रूव करना है तो आप दोनों में से किसी के थ्रू भी कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हो। सो द प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 56 में बोला गया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को अगर प्रूव करना है दे कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय द प्राइमरी एविडेंस और बाय द सेकेंडरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से प्रूव कर सकते हो। हमें पढ़ना है प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, हमें पढ़ना है सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, और उसके बाद पढ़ेंगे कि दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा। जैसे देखो सेक्शन 56 में तो जनरल रूल दिया है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना है तो आप उसके लिए प्राइमरी एविडेंस भी दे सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो। लेकिन जब हम सेक्शन 56 को
सेक्शन 59 के साथ पढ़ते हैं तो सेक्शन 59 में रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस दिया गया है that document shall be proved by primary evidence except in cases hereinafter mentioned. जनरली सेक्शन 56 में बोला है दोनों दिए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के लिए, लेकिन उसी को अगर सेक्शन 59 के साथ पढ़ा जाए तो सेक्शन 59 ने रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस दिया है कि दोनों में से बेस्ट वुड बी प्राइमरी एविडेंस, इसीलिए शैल वर्ड यूज हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स को हमें हमेशा प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करना चाहिए बिकॉज दैट इज मोर ऑथेंटिक एक्सेप्ट इन केसेस हेयर एंड आफ्टर मेंशन। मतलब सेक्शन 60 में जो केसेस दिए गए हैं जहां पे प्राइमरी की जगह सेकेंडरी एविडेंस वुड बी एडमिसिबल, उन केसेस में तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, वरना अदरवाइज द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस इज प्राइमरी एविडेंस शैल बी प्रूव्ड। सो दैट इज बेसिकली द रूल। अब देखते हैं प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। So when we talk about primary evidence, section 57 में primary evidence को define किया गया है और इसमें कुछ changes हुए हैं from the Indian Evidence Act to the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या बोला गया यहां पे? Primary evidence means document itself produced for the inspection of the court। जब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ मतलब जिस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को आपको प्रूव करना है वो डॉक्यूमेंट खुद ओरिजिनल कोर्ट को प्रोड्यूस किया जाता है तो उस ओरिजिनल को बोला जाता है प्राइमरी एविडेंस, इसीलिए ये मोस्ट ऑथेंटिक है क्योंकि ये ओरिजिनल खुद है। एक्सप्लेनेशन 1, where a document is executed in several parts then each part is a primary evidence। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं है, सेवरल पार्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके एक पार्ट में ऑफर है और दूसरे पार्ट में एक्सेप्टेंस है, दोनों मिलाएंगे जब तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो इन दिस केस अगर कोई भी ट्रांजैक्शन दो पार्ट्स में है देन बोथ ऑफ देम आर प्राइमरी एविडेंस। यहां पे सेवरल पार्ट्स में अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो दोनों पार्ट्स प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। सेकंड क्या बोला गया है? where document is executed in counterparts then each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it। देखो अब काउंटरपार्ट्स क्या होते हैं, अगर हम काउंटरपार्ट्स की बात करें तो अगर सपोज ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ये एक डॉक्यूमेंट है ये दूसरा डॉक्यूमेंट है और दोनों में सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है। एक पार्ट को ए ने साइन किया है, दूसरे पार्ट को बी ने साइन किया और दोनों ने अपना अपना डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर लिया। ए ने अपना पार्ट साइन करके बी को दे दिया, बी ने अपना पार्ट साइन करके ए को दे दिया। इस तरीके की सिचुएशन में इन डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है काउंटर पार्ट्स, इनको बोला जाता है काउंटर पार्ट्स। और जब भी काउंटर पार्ट की बात आती है तो काउंटर पार्ट्स में द रूल इज वेरी सिंपल। अगर बी को ए के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस प्रूव करना है तो जो डॉक्यूमेंट ए ने खुद ने साइन किया है वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस। सिमिलरली अगर ए को बी के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस प्रूव करना है तो जो डॉक्यूमेंट जो काउंटर पार्ट बी ने खुद ने साइन किया है वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस। बट अगर बी को ए के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस प्रूव करना है तो जो डॉक्यूमेंट बी ने साइन किया है वो ए के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस और जो डॉक्यूमेंट ए ने साइन किया है वो बी के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस। मतलब जो मैंने खुद ने साइन किया है वो मेरे अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस, जो सामने वाली पार्टी ने साइन किया है वो मेरे अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 57 explanation 2 that each counterpart is a primary evidence as against the person executing it। execution मतलब signature।
जिसने साइन किया है वो उसके खुद के अगेंस्ट प्राइमरी, और इसी एक्सप्लेनेशन को अगर हम सेक्शन 58 के क्लॉज 4 से इंटरलिंक करें, सेकेंडरी एविडेंस में भी काउंटर पार्ट है। सेकेंडरी एविडेंस कब एक काउंटर पार्ट सेकेंडरी एविडेंस होगा? एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। मतलब जो मैंने खुद साइन नहीं किया है वो मेरे अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस, लेकिन जो मैंने खुद साइन किया है वो मेरे अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस। दिस इज द रूल ऑफ काउंटर पार्ट्स। नाउ लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ 57। वापस आते हैं। एक्सप्लेनेशन 3, where number of copies are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, photography, then each is primary evidence of the contents of the rest. But where there are all copies of the common original, they are not primary evidence of the contents of the original. जब एक ओरिजिनल से कोई भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, जब इस ओरिजिनल से हमने कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3 बनाई और ये तीनों कॉपीज एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर से बनाई गई हैं, मतलब एक ही प्रिंटिंग का प्रोसेस हुआ, एक ही प्रोसेस में 3 कॉपीज इकट्ठी निकली हैं, तो ये तीनों कॉपीज क्या मानी जाएंगी? एक दूसरे की primary evidence. These 3 copies are primary evidence of each other. Copy 1 is a primary evidence of copy 2. Copy 2 is a primary evidence of copy 3. And copy 3 is a primary evidence of copy 1. So each of the copy is a primary evidence of each other. क्या ये copies original की primary evidence होंगी? No. ये कॉपीज जो एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर से बनाई गई हैं, लाइक फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस होंगी, नॉट ऑफ द ओरिजिनल। सो दैट इज गिवन इन एक्सप्लेनेशन 3। और इसी के साथ हम एक केस पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है प्रीति चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रीति चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में एक रूल दिया गया रिगार्डिंग कार्बन कॉपीज। जब आप कार्बन पेपर रख के कार्बन कॉपीज बनाते हो तो कार्बन पेपर से जो कॉपी बनती है दैट इज मेड बाय अ यूनिफॉर्म प्रोसेस। सो जो भी कार्बन कॉपी होती है इट इज ऑल्सो अ प्राइमरी एविडेंस। ऑल राइट, दैट वॉज हेल्ड इन प्रीति चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब वापस आते हैं अपने प्रोविजन पे। नेक्स्ट, अब ये देखो एक्सप्लेनेशन 4 से लेके एक्सप्लेनेशन 7 तक न्यूली एडेड है। एक्सप्लेनेशन 4 में बोला गया है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज अकर्स साइमल्टेनियसली। जैसे यूनिफॉर्म प्रोसेस से साइमल्टेनियसली बहुत सारी कॉपीज बन रही थी तो सारी कॉपीज एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस थी, वैसे ही अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है, स्टोर किया गया है, और जो स्टोरेज साइमल्टेनियसली या सीक्वेंशियली मल्टीपल फाइल्स में हो रहा है, ईच फाइल इज अ प्राइमरी एविडेंस। मतलब अगर आपने कोई भी फाइल क्रिएट की, कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्रिएट किया और वो क्रिएशन के साथ साथ ऑटोमेटिकली मल्टीपल फाइल्स में सेव हुआ है, ईदर साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम और सीक्वेंशियली वन आफ्टर द अदर। कई बार होता है ना, हम कंप्यूटर में अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर ड्राइव में सेव हो जाता है। सो मल्टीपल फाइल्स में अगर वो सेव हुआ है, स्टोर हुआ है, ईच मल्टीपल फाइल, ईच ऑफ द मल्टीपल फाइल इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, where electronic or digital record is produced from a proper custody,
then such record is primary evidence unless it is disputed. अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप प्रॉपर कस्टडी में से प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने व्हाट्सएप पे कोई वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, मैंने उसको क्रिएट किया है, ओरिजिनली मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, तो अगर मेरी कस्टडी से वो वॉइस नोट लिया जा रहा है, दैट इज अ प्रॉपर कस्टडी बिकॉज आई हैव क्रिएटेड इट थ्रू व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग. सो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया जा रहा है, इट इज डीम्ड टू बी द ओरिजिनल, इट इज डीम्ड टू बी द प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज रिबटेड. आप उसको रिबट कर सकते हो कि इसकी कस्टडी प्रॉपर नहीं है, वरना अदरवाइज इट विल बी डीम कि ये ओरिजिनल है क्योंकि प्रॉपर कस्टडी में से मिला है, जिसने बनाया है उससे अगर आप ले रहे हो तो ओरिजिनली हुआ बिकॉज आई हैव क्रिएटेड इट. So that is given under section 57 explanation 5. Explanation 6 की अगर बात करें, where a video recording is simultaneously, देखो अभी तक explanation 4 और 5 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की बात की गई, बट अब explanation 6 में बोला गया है about वीडियो रिकॉर्डिंग. कोई भी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है एक्सप्रेसली, अब हम एक पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग. अगर वीडियो रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली स्टोर की जा रही है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड पहले तो उसको स्टोर किया गया एंड उसी के साथ साथ उसको ट्रांसमिट भी किया गया, मतलब कन्वे या फिर ब्रॉडकास्ट, कन्वेड टू मल्टीपल पर्संस, और इट वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर, each of the stored recording is primary evidence. जहां जहां simultaneously वो स्टोर हुई है एंड उसके बाद वो ट्रांसमिट हुई है, each storage is primary evidence. Next is where electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in a computer, then each automated storage including temporary file is a primary evidence. Basic चीज है, जब हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं कई बार होता है हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई चीज क्रिएट की, अब वो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में सेव हो जाएगा या वो ऑटोमेटिकली उसकी एक कॉपी डेस्कटॉप पे सेव हो जाती है टेम्पररी फाइल के नाम से. देन ईच ऑफ सच ऑटोमेटिक स्टोरेज इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ ईच अदर. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 57 एक्सप्लेनेशन 7. अब ये तो हुआ डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, लेकिन अब हमें देखना है सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है. इसके लिए वी विल कम टू सेक्शन 58. अब अगर आप सेक्शन 58 देखोगे तो यहां पे बोला गया है व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स फर्स्ट सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हेरेन आफ्टर कंटेन्ड. कोई भी अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है और अगर आपको उसकी कॉपी ऑब्टेन करनी है तो आप क्या करते हो, पहले तो प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन देते हो विद द प्रॉपर फीस. फिर वो प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन और आपकी फीस रिसीव करके आपको उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो कॉपी देते हैं उसको बोला जाता है सर्टिफाइड कॉपी, विच इज पर्टिकुलरली साइंड एंड सील्ड बाय दैट प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर. तो अगर किसी डॉक्यूमेंट की आपने सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन की है, वो सर्टिफाइड कॉपी है तो कॉपी इसीलिए इट विल बी सेकेंडरी एविडेंस बिकॉज वो ओरिजिनल तो है नहीं. हाँ, भले ही सर्टिफाइड कॉपी है, ऑथोराइज्ड कॉपी है, बट है तो कॉपी, इसीलिए सर्टिफाइड कॉपीज आर ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंड, copies which are made from the original by a mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copy. मतलब अगर ये कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर आप इस ओरिजिनल से कोई कॉपी बना रहे हो तो ये जो कॉपी है ये ओरिजिनल की सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और कॉपी है, कॉपी 2. अब वी आर नॉट श्योर कि ये कॉपी 2 क्या इसी ओरिजिनल की कॉपी है या नहीं, तो इंश्योर करने के लिए मैंने क्या किया, इस कॉपी के साथ जो कॉपी मैंने डायरेक्टली ओरिजिनल से बनाई थी, इस कॉपी को मैंने उस कॉपी के साथ क्या किया, कंपेयर. तो जब आप किसी कॉपी को कॉपी के साथ कंपेयर करते हो तो ये वाली कॉपी भी सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी. सो ओरिजिनल से आपने कोई कॉपी बनाई वो तो सेकेंडरी एविडेंस होगी,
उसके अलावा किसी कॉपी को अगर उसी कॉपी से कंपेयर किया गया है फॉर द एक्यूरेसी, तो जिसको कंपेयर किया है कॉपी से वो भी क्या मानी जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। दैट इज गिवन इन क्लॉज 2। क्लॉज 3 पे आएंगे, कॉपीज मेड फ्रॉम एंड कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है, अगर ये ओरिजिनल है, इस ओरिजिनल से हमने कॉपी बनाई, तो ये कॉपी क्या होगी, सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन अगर किसी कॉपी को, अब मैंने कॉपी से कंपेयर नहीं किया, अब इसको अगर मैंने ओरिजिनल से कंपेयर किया है, देन ऑल्सो इट इज दी सेकेंडरी एविडेंस। तो कॉपी अगर ओरिजिनल से बनाई गई है, कॉपी ओरिजिनल से कंपेयर की गई है, दोनों केसेस में इट वुड बी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। दैट इज गिवन हियर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, काउंटर पार्ट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया विद सेक्शन 57। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हिमसेल्फ हैज सीन इट। कोई भी पर्सन जिसने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैंने इस डॉक्यूमेंट को देखा है, और यहां पे सीन का मतलब है मियरली देखा नहीं है, उसको पढ़ा है। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैंने इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रीड किया। अब इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद अगर मैं आके इसी ओरिजिनल के कंटेंट्स का ओरल एविडेंस, ओरल अकाउंट देती हूं, तो मेरा जो ओरल अकाउंट है उसको भी क्या माना जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस। ऑल राइट, सो ओरल अकाउंट विच इज गिवन बाय अ पर्सन जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को हिमसेल्फ पर्सनली सीन किया था, और सीन का मतलब मियरली देखना नहीं है, रेड इट। अगर आपने कॉपी के कंटेंट्स को रीड किया है, वो यहां पे ओरल अकाउंट नहीं माना जाएगा। ओरिजिनल के कंटेंट्स को अगर आपने रीड किया है पर्सनली, और अब आप पर्सनली आके उसका ओरल अकाउंट दे रहे हो, तो आपका ओरल अकाउंट भी उस ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। दैट इज गिवन हियर। नेक्स्ट इज ओरल एडमिशन। अगर किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को मैंने ओरली एडमिट कर लिया है, इट इज एन एडमिशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स, देन दैट ओरल एडमिशन इज आल्सो कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एविडेंस। इसके अलावा दो और फॉर्म के सेकेंडरी एविडेंस यहां पे दिए गए हैं, लाइक रिटन एडमिशंस और evidence of a person who has examined the document, the original, which consists of numerous accounts। तो अगर ओरिजिनल बहुत सारे हैं, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के लिए हमें 200 डॉक्यूमेंट्स हैं, 200 पार्ट्स हैं उसके, अब 200 के 200 पार्ट्स तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए नहीं जा सकते, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 200 पार्ट्स को गो थ्रू करे, इंस्पेक्ट करे। इसीलिए ऐसे केसेस में किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा जो उन सारे पार्ट्स को पढ़ के उनका एक कंक्लूजन बनाएगा, और वो कंक्लूजन ले जाके कोर्ट को देंगे। तो वो जो एक्सपर्ट ने कंक्लूजन बनाया है, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस। इसके अलावा देखो एक और चीज लिखी है, रिटन एडमिशन। रिटन एडमिशन अभी हम सेक्शन 60 में पढ़ेंगे कि ये कौन से रिटन एडमिशन की बात की जा रही है। बेसिकली कि अगर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसके कंटेंट्स को अगर रिटन फॉर्म में मैंने एडमिट कर लिया है, तो मेरा जो रिटन एडमिशन है दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एविडेंस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58। अब देखो हमने देख लिया प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी तो ठीक है, साथ साथ में हमें हमेशा सेक्शन 59 का रूल भी पढ़ना होता है। And according to the rule of section 59 क्या बोला गया है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में से कंपेयर करें तो प्राइमरी एविडेंस शैल बी प्रूव्ड। डॉक्यूमेंट्स को हमेशा प्राइमरी से प्रूव किया जाएगा एक्सेप्ट इन सच केसेस। सेक्शन 60 में जो केसेस दिए सिर्फ वहीं पे secondary evidence shall be admissible, other than that in all the other cases the document shall be proved by primary evidence। मतलब primary evidence is always admissible but secondary evidence would be admissible
only when it is given under any of the situations mentioned in section 60. और यही चीज दी गई थी इन बिपिन शांतिलाल पांचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। बिपिन शांतिलाल पांचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में बोला गया कि सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल तो होगा, बट सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में होगा जो बीएसए में दिए गए हैं, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 में दिए गए थे। साथ ही साथ इस केस में यह भी बोला गया कि अगर कोई पर्सन सेकेंडरी एविडेंस किसी केस में दे रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसकी एडमिसिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, उसके बाद ही आप उसको अलाउ कर सकते हो। या फिर कोर्ट को लग रहा है कि अगर पहले हमने इसकी एडमिसिबिलिटी चेक की उसके बाद हम इसको अलाउ करते हैं तो उससे थोड़ा सा डिले कॉज हो सकता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, फॉर द टाइम बीइंग उसको पहले अलाउ किया जा सकता है और बाद में उसकी एडमिसिबिलिटी को चेक किया जा सकता है। सो इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट दैट वाज गिवन अंडर बिपिन शांतिलाल पांचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस। अब देखो इसी के रिगार्डिंग देखते हैं कि ये जो बेस्ट एविडेंस के रूल ने बोला है कि हमेशा तो प्राइमरी एविडेंस दिया जाएगा, सिर्फ इन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा। तो कौन से केसेस में सेकेंडरी एविडेंस वुड बी एडमिसिबल वो देखते हैं। अब हम सेक्शन 60 को रीड करेंगे। क्या बोला गया है, सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन of the existence, conditions, contents of the document in the following cases, namely, first, where the original is shown or appears to be in the possession or power। देखो, अगर ओरिजिनल सामने वाली पार्टी डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट आपको प्रूव करना है, ओरिजिनल उसके पोजेशन में, पोजेशन मतलब डायरेक्ट कंट्रोल, या फिर भले ही उसके पोजेशन में नहीं है बट उसके पावर में है, मतलब डायरेक्टली एक्चुअली उसके पोजेशन में नहीं है, उसने किसी को दे रखा है, मतलब उसके पावर में है। तो या तो उसके एक्चुअल पोजेशन में है या फिर अगर उसकी पावर में भी है तो भी सेक्शन 60 क्लॉज ए विल अप्लाई। और किसके पोजेशन और पावर की बात की जा रही है, एक ऐसे पर्सन के पोजेशन और पावर में ओरिजिनल है जिस पर्सन के अगेंस्ट वो ओरिजिनल आपको प्रूव करना है। तो ऐसे में आप उससे मांगोगे तो चांसेस है कि वो ना दे, ओरिजिनल उसके पास है वो देगा ही नहीं, आप प्राइमरी एविडेंस नहीं दे सकते तो आप सेकेंडरी दे सकते हो। सेकंड, जिस पर्सन के पोजेशन या पावर में ओरिजिनल है वो पर्सन कोर्ट की रीच के बाहर है, मतलब कोर्ट भी उसको ऑर्डर नहीं दे सकती टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। द पर्सन इज ईदर आउट ऑफ द रीच और द पर्सन इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। जो पर्सन है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के या तो बाहर है या फिर वो किसी ऐसी जगह पे है जहां पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होता है, देन ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। थर्ड, एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, कोई भी पर्सन जिसकी लीगल ड्यूटी थी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, लेकिन आपने उसको नोटिस भी दिया डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64, स्टिल उस पर्सन ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया। तो या तो डिफेंडेंट के ही पास है या फिर आउट ऑफ द कोर्ट के जुरिस्डिक्शन किसी पर्सन के पास है या फिर किसी ऐसे पर्सन के पास है जिसकी ड्यूटी तो थी, बट तीनों केसेस में आपने उसको नोटिस सर्व किया बट स्टिल द पर्सन डिड नॉट डिलीवर और प्रोड्यूस दी ओरिजिनल। ऑफ कोर्स जब आप मेंस के लिए पढ़ते हो तो ये जो क्लॉज है इसको सेक्शन 64 के इंटरप्रिटेशन के साथ ही हमेशा पढ़ा जाता है, बट अभी क्योंकि हमारी अप्रोच प्रीलिम सेंट्रिक है तो हम सिर्फ उस हिसाब से पढ़ेंगे जितना हमारे प्रीलिम्स के लिए जरूरी है स्ट्रैटेजिकली। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं कब सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया जा सकता है, एडमिसिबल होगा व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज प्रूव्ड और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव। जिसके अगेंस्ट प्रूव करना है उसने खुद ही उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को रिटन फॉर्म में एडमिट कर लिया है। याद है अभी सेक्शन 58 में पढ़ा था रिटन एडमिशंस आर सेकेंडरी एविडेंस। इसी रिटन एडमिशन की यहां पे बात की जा रही थी कि अगर डिफेंडेंट ने खुद ही
ओरिजिनल के कंटेंट्स को रिटन फॉर्म में एडमिट कर लिया है, देन एज अ रिटन एडमिशन वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा और वो सेकेंडरी एविडेंस इन प्लेस ऑफ प्राइमरी एविडेंस अलाउड भी होगा, एडमिसिबल भी होगा. थर्ड, वेयर द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ओरिजिनल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका. फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सीडेंट हुआ, कोई एक्ट ऑफ गॉड हुआ जिसमें ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर द ओरिजिनल गॉट लॉस्ट, चोरी हो गया, गुम हो गया ओरिजिनल. और when the party offering evidence of its content cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produced it in reasonable time. चोरी हो गया, गुम गया, डैमेज हो गया या किसी भी और सिमिलर रीजन की वजह से अगर आप ओरिजिनल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो. लेकिन अगर ओरिजिनल आप नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, क्यों? अपनी खुद की गलती की वजह से, अपने खुद के नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, आपने केयरफुली नहीं रखा, इसकी वजह से वो चोरी हो गया. अगर आपकी खुद की डिफॉल्ट थी, नेग्लिजेंस थी, तो आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते, तब एडमिसिबल नहीं होगा. अपनी डिफॉल्ट या नेग्लिजेंस के बिना ओरिजिनल चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, देन सेकेंडरी एविडेंस वुड बी एडमिसिबल. नेक्स्ट, when the original is not easily movable, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इजीली मूव नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बीएसए में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हो तो डॉक्यूमेंट में सिर्फ पेपर्स थोड़ी आते. डॉक्यूमेंट में हर वो चीज है, कोई भी चीज जो रिटन है, एंग्रेव्ड है, स्क्रिप्टेड है ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, दीवार पे कुछ लिखा है, वो भी तो डॉक्यूमेंट है. अब अगर वो दीवार का जो भी उस पे लिखा है कंटेंट्स हमें प्रूफ करने हैं, हम दीवार उठा के तो ला नहीं सकते, इट इज नॉट मूवेबल, तो उसकी पिक्चर क्लिक करके लेके आएंगे. और जब आप उसकी पिक्चर क्लिक करोगे तो वो पिक्चर ओरिजिनल नहीं है, इट इज सेकेंडरी. बट ऐसी केसेस में सेकेंडरी एविडेंस वुड बी अलाउड. नेक्स्ट, when the original is a public document within the meaning of section 74. अगर वो एक public document है तो public documents are not easily obtainable. अगर public document की कॉपी आप लेते भी हो तो आपको सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी. पब्लिक डॉक्यूमेंट के केसेस में सेकेंडरी एविडेंस कॉपी विल बी अलाउड. या फिर ओरिजिनल कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी परमिट की गई है अंडर बीएसए, तो सर्टिफाइड कॉपी तो वैसे भी अभी हमने सेक्शन 57 में पढ़ा कि 58 में पढ़ा कि सर्टिफाइड कॉपीज आर सेकेंडरी एविडेंस, तो आप सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो. नेक्स्ट इज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स. ओरिजिनल है तो हमारे पास, बट 200 पेपर्स है ओरिजिनल में. अब वो 200 पेपर्स तो आप कोर्ट को ले जाके दे नहीं सकते, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट. फॉर दैट पर्पस अगर ओरिजिनल में न्यूमरस अकाउंट्स है तो सारे ओरिजिनल नहीं दिए जाएंगे, एक एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा जो उनका कंक्लूजन बनाएगा और उन 200 डॉक्यूमेंट्स का कंक्लूजन कोर्ट को दिया जाएगा. दैट इज नॉट द ओरिजिनल. इसीलिए एज अ सेकेंडरी एविडेंस ऐसे केसेस में वो कंक्लूजन ऑफ द एक्सपर्ट विल बी एडमिसिबल. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 60. हमने देखा जनरल रूल इज प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अलाउड है, बट बेस्ट एविडेंस इज primary shall prevail over secondary. Secondary will be given only under exceptional cases. हमने देखा primary क्या होता है, secondary क्या होता है और कब कब secondary evidence will be allowed in place of primary evidence. I hope this is clear. प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बाद हम इस लेक्चर के नेक्स्ट एस्पेक्ट पे जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. अब देखो, ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम जितनी इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस को देते हैं, स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी देनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग नाउअडेज इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो जितनी इंपॉर्टेंस बीएसए ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को दी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस या उतनी ही एडमिसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी होगी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सेक्शन 63, हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 63 की कंडीशंस को फुलफिल कर दे. अगर सेक्शन 63 की कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इक्वली एडमिसिबल होगा एज दैट ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 61. देखो क्या बोला गया है यहां पे,
Nothing in this adhiniyam shall apply to deny the admissibility of electronic or digital record. Electronic and digital records are not inadmissible. They are also admissible like documentary evidences on the ground that it is electronic or digital. And such record shall, subject to section 63, have the same legal effect, validity and enforceability as any other document. जो मैं अभी आपको समझा रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर सेक्शन 63 वाली कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, जो कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सेम लीगल इफेक्ट, सेम लीगल एनफोर्सिएबिलिटी, सेम लीगल वैलिडिटी होगी, सेम एडमिसिबिलिटी होगी जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की होती है. दे आर इक्वल. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 61. अब इसी को हम इंटरलिंक करेंगे सेक्शन 63 के साथ, क्योंकि इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एडमिसिबल तो होगा, लेकिन कब एडमिसिबल होगा? जब सेक्शन 63 की कंडीशंस क्या होंगी? फुलफिल. अगर सेक्शन 63 की कंडीशंस फुलफिल होती है देन इट वुड बी एडमिसिबल, अदरवाइज नॉट. तो अब देखते हैं सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक evidence. Please see clause 1. Notwithstanding anything contained in this adhiniyam, any information contained in electronic record which is printed, कोई भी information, data जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है, जिसको या तो आपने पेपर पे प्रिंट किया है, प्रिंट निकाला है उसका, या फिर आपने उसको स्टोर या रिकॉर्ड किया है किसी भी ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में या सेमीकंडक्टर मेमोरी में, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव एटसेट्रा, किसी भी जगह पे आपने उसको स्टोर किया है या फिर उसको प्रिंट किया है एक पेपर पे, बट इट वाज क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिकली. दोनों केसेस में चाहे आप उसको प्रिंट कर रहे हो, चाहे आपने किसी ड्राइव में उसको सेव किया है, दैट ड्राइव विच इज सेव्ड और दैट प्रिंटेड पेपर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड would be considered as admissible like a documentary evidence only when the conditions are fulfilled. क्या बोला है आगे? Which is produced by a computer or any communication device or otherwise stored, recorded, copied in electronic form. क्या लिखा है? Shall be deemed. It shall be deemed also to be a document. उसको हम document ही मानेंगे. और जैसे documents admissible हैं, ये भी admissible होगा if the conditions mentioned in this section, अगर इस section की conditions क्या हो जाती हैं? Fulfill, satisfied. All right. And वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा इट शैल बी एडमिसिबल. क्लियरली यहां पे बोला है इट शैल बी एडमिसिबल इन एनी प्रोसीडिंग, मतलब इट विल बी अ वैलिड एविडेंस, एडमिसिबल इन एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग विदाउट फर्दर प्रूफ और प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल. वही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप एज एन एविडेंस दे सकते हो. आपको उसको कोरोबरेट करने के लिए ओरिजिनल का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. कंडीशन बीइंग, यहां जो कंडीशंस दिए हैं वो फुलफिल होनी चाहिए. ऑल राइट, दैट इज गिवन हियर. लेकिन अब देखते हैं कि ये जो वैलिडिटी या एडमिसिबिलिटी की बात की गई है सेक्शन 63 पैरा 1 के अंदर भी और साथ ही साथ सेक्शन 61 में भी, उसकी कंडीशंस क्या है कि ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी वो वैलिडिटी होगी, तभी वो एनफोर्सिएबिलिटी होगी. सो द कंडीशंस जनरली आर गिवन अंडर सेक्शन 2, सेक्शन 63 क्लॉज 2. First condition is the computer output containing the information was produced by the computer or communication device during the period over which the computer or device was used regularly to create, store, process information for the purposes of any activity regularly carried on over that period by a person having lawful control over such computer. मतलब जिस भी कंप्यूटर डिवाइस से आपने वो रिकॉर्ड, वो डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिराइव किया है, वो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें रेगुलरली, जिस कंप्यूटर को हम उस तरीके का डिजिटल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली यूज कर रहे थे. और रेगुलरली उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था? जिस भी पर्पस, कोई भी एक्टिविटी के लिए द कंप्यूटर वॉज रेगुलरली इन यूज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय
द लीगली ऑथोराइज्ड पर्सन। सेकंड, जिस इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है ड्यूरिंग द सेड पीरियड, जब वो कंप्यूटर रेगुलरली यूज हो रहा था, वो इंफॉर्मेशन जो अब हमने या तो पेपर पे प्रिंट की है या फिर उसको किसी ड्राइव में सेव स्टोर किया है, दैट इंफॉर्मेशन वाज रेगुलरली फेड into the computer or the device in the ordinary course of the activity. That means जिस information का evidence, electronic evidence आप दे रहे हो, वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फीड, क्रिएट या स्टोर किया गया था। दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन। थर्ड इज throughout the material part of the said period the computer or communication device was operating properly। जितने टाइम वो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात की जा रही है उस टाइम में वो कंप्यूटर प्रॉपरली वर्किंग था, और बाय चांस अगर कंप्यूटर उस पीरियड में कहीं ना कहीं आउट ऑफ ऑपरेशन खराब हुआ भी था तो भी वो जो इनऑपरेटेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर है इट डिड नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अफेक्ट नहीं किया। तो या तो कंप्यूटर प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए, और अगर बीच में खराब हुआ भी था, ऑपरेटिंग नहीं भी था, तो भी उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन। एंड लास्टली द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन सच रिकॉर्ड reproduces or is derived from the information fed into the computer or device in the ordinary course of such activity। जो information evidence के form में, electronic evidence के form में आप produce कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन उसी कंप्यूटर से ली गई होनी चाहिए जिस कंप्यूटर की अभी हमने बात की प्रॉपरली वर्किंग था, उसमें रेगुलरली फीड किया जा रहा था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस कंप्यूटर को यूज किया जा रहा था। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमने डायरेक्टली उसी कंप्यूटर से डिराइव या रिप्रोड्यूस किया है, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। जब आप ये 4 कंडीशंस जो सेक्शन 63 क्लॉज 2 में दी गई है, जब आप इनको प्रूव कर देते हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहे हो इट विल बी एज एडमिसिबल एज लाइक अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके आगे कुछ और कंडीशंस भी दी गई है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो कंप्यूटर की हमने बात की उसमें हम एक ऐसे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जो इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है, या फिर जो कंप्यूटर वर्ड अभी हमने यूज किया वो कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, या फिर इट कैन बी अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो। मल्टीपल कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, और ऑन अ कंप्यूटर रिसोर्स, या फिर थ्रू एन इंटरमीडियरी। तो अगर किसी इंटरमीडियरी के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, या इंडिविजुअल कंप्यूटर के थ्रू किसी से भी अगर वो इंफॉर्मेशन ली गई थी जहां पे क्लॉज 2 वाली कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इट विल बी वैलिड। इसके अलावा देखो क्लॉज 2 वाली कंडीशंस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्लॉज 4 की भी कंडीशन मस्ट है। दैट इज क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन वैलिड होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कंप्यूटर में फीड की गई थी, कंप्यूटर रेगुलरली यूज किया गया था, वो इंफॉर्मेशन उसी कंप्यूटर से ली गई थी, एटसेट्रा। वो तो आपको प्रूव करना ही है, बट उन कंडीशंस के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अलोंग विथ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और वो सर्टिफिकेट क्या है, वो सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा, उस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें सर्टिफाई की जाएगी, दैट इज गिवन अंडर क्लॉज 4। क्या बोला गया है? इन एनी प्रोसीडिंग वेयर इट इज डिजायर्ड to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing of any of the following things shall be submitted along with the record। उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी देना होगा at each instance where it is being submitted for admission। First, सर्टिफिकेट में आपको वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई, सर्टिफाई करना पड़ेगा कंटेनिंग द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा उस सर्टिफिकेट में पर्टिकुलर्स दिए जाएंगे उस कंप्यूटर के या उस डिवाइस के विच इज इन्वॉल्व्ड in the production of the electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer। कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसी कंप्यूटर से लिया गया है तो कंप्यूटर के पर्टिकुलर्स भी दिए जाएंगे। तो देखो सबसे पहले
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पर्टिकुलर्स, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिस कंप्यूटर से डिराइव किया गया है उस कंप्यूटर के या उस डिवाइस के आपको पर्टिकुलर्स देने हैं। नेक्स्ट, कोई भी और मैटर अगर इसमें इन्वॉल्व है, मतलब डिवाइस के पर्टिकुलर्स, रिकॉर्ड के पर्टिकुलर्स के अलावा कोई भी चीज और जरूरी है तो वो भी सर्टिफिकेट में सर्टिफाई की जाएगी। एंड इसके बाद लिखा है कि ये जो सर्टिफिकेट है इट विल बी साइंड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर। जो भी उस कंप्यूटर का इंचार्ज है वो पर्सन उस सर्टिफिकेट को साइन करेगा, या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस और मैनेजमेंट ऑफ द रेलेवेंट एक्टिविटीज। तो या तो कोई उसका ओनर या मैनेजर या कोई भी पर्सन जो उस कंप्यूटर डिवाइस का पर्सन इंचार्ज है वो साइन कर दे, या फिर कोई भी और पर्सन जो एक्टिविटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही हैं उसका मैनेजमेंट देख रहा है वो सिग्नेचर कर दे। एंड उनके साथ साथ एक एक्सपर्ट भी उस सर्टिफिकेट को साइन करेगा, क्योंकि देखो लिखा है एंड एक्सपर्ट, मतलब इंचार्ज और मैनेजमेंट के साथ साथ एक एक्सपर्ट भी उसको साइन करेगा। एंड देन such certificate shall be evidence of any matter stated in the certificate। एक बार इन लोगों ने साइन कर दिया उसके बाद वो सर्टिफिकेट एडमिसिबल इन एविडेंस हो जाएगा। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन इट शैल बी सफिशिएंट फॉर अ मैटर टू बी स्टेटेड टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ द पर्सन स्टेटिंग इट इन द सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल। सो बेसिकली जब आप ये सर्टिफिकेट साइन कर दोगे इट विल बी एडमिसिबल एज एन एविडेंस। ऑल राइट, सो जब भी उस डिवाइस के पर्टिकुलर्स पे क्वेश्चन उठेगा वो सर्टिफिकेट एज एडमिसिबल एविडेंस दिया जा सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पर्टिकुलर्स पे कोई क्वेश्चन रेज होगा तो वो सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस दिया जा सकता है। सच सर्टिफिकेट वुड बी एडमिसिबल। सो मैंने आपको सेक्शन 63 के सिर्फ, क्योंकि हम प्रीलिम सेंट्रिक पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिकली, मैंने आपको सेक्शन 63 के सारे वो प्रोविजंस पढ़ा दिए हैं जहां पे कंडीशंस दी गई है एग्जॉस्टिवली। और जो कंडीशंस अभी हमने सेक्शन 63 की पढ़ी, जब वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी सेम मैनर में होगी जैसे एक डॉक्यूमेंट की लीगल एनफोर्सेबिलिटी या लीगल वैलिडिटी होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को भी सेम इंपॉर्टेंस दी गई है एज दैट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और उसकी एडमिसिबिलिटी की कंडीशंस। So that is about today's lecture. इसके बाद I'll come up with the next lecture with some other important topic of your BSA for the Bihar APO exam. I wish you all the best and I hope आज के lecture से आपको कुछ नया सीखने को मिला. It would be helpful for your exam. Thank you so much. Have a nice day.